मॉर्निंग एवरीबॉडी। समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेसन नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, मतलब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, जिसमें ठोस अवस्था जो थी उसके बारे में डिटेल स्टडी हमने प्राप्त की थी। उससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें हमने यहाँ से जानी थी, उनका अध्ययन किया था। उसमें कुछ बिंदु या दो शब्द मैंने इससे बताए थे जिनके ऊपर ये कहा गया था आपको कि इनके बारे में पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे जाना मतलब उसमें क्वेश्चन किया गया आप लोगों से, आगे भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसमें दो शब्द बताए थे मैंने, समदैशिकता और विषमदैशिकता। ठीक है, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे समदैशिकता और विषमदैशिकता होती क्या है। ठीक है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आता कैसे है, कैसे पूछ लिया जाता है, या फिर किस प्रकार से इनको एक्सक्लेव एक्सक्लेव ठोसों से संबंधित रख करके फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उस स्थिति में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे समदैशिकता और विषमदैशिकता के बारे में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है विषमदैशिकता और समदैशिकता। क्या कहना जा रहा है कि विषमदैशिकता होती क्या है। सबसे पहले तो देखो, हमने मालूम है कि कोई भी जो ठोस होता है उसके जो अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में और एक अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। और निश्चित ज्यामितीय जो व्यवस्था होती है उसी के आधार पर इनको क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में क्या किया गया था, व्यवस्थित किया गया था। जैसे आपको बताया जाए यहाँ से कि भैया कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे या तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके जो अवयवी कण होते हैं इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल्स लिखे हमने, उसी के साथ मैंने इसके अंदर लिख दिए रेड पार्टिकल्स। इसी प्रकार से फिर से मैंने लिखे इसके अंदर रेड पार्टिकल्स, और फिर इसमें मैंने लिखे रेड पार्टिकल्स। देखिए इसमें इसकी जो अवयवी कण है इनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है, एक निश्चित अवस्था में क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो उस स्थिति में इनको हम लोगों ने कौन सा ठोस कहा था, क्रिस्टलीय ठोस कहा था। और क्रिस्टलीय ठोसों में ही मैंने क्या बताया था कि विषमदैशिकता का पाया हिस्सा था। जबकि बात करें हम लोग दूसरी तरफ का जो पोर्शन लिखा गया था उसके अंदर आपको बताया गया है समदैशिकता। समदैशिकता की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अवयवी जो कण होते हैं उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। इट मींस जैसे सबसे पहले अगर कोई अवयवी कण मौजूद है तो उसमें ब्लैक पार्टिकल्स क्या हो गए, यहाँ प्रेजेंट हो गए। इसके बाद में इसके साथ अगर देखें हम लोग यहाँ इसके साथ दूसरे ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप में क्या हो गए, एक तरीके से रेड पार्टिकल्स मौजूद हो गए। फिर इसके अंदर क्या आ गए, वापस से ब्लैक पार्टिकल्स इसमें क्या हो गए, मौजूद हो गए। इसी प्रकार से यहाँ नीचे का जो पोर्शन है उसमें भी यही स्थिति से क्या हो रही है, देखने के लिए हमें मिल रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप करें फिर आगे इसके अंदर रेड पार्टिकल्स यहाँ मौजूद हो रहे हैं। इस प्रकार से क्या है कि इसके अवयवी जो कण है, ठीक है, वो एक अलग प्रकार की ज्यामिति में डिफरेंट ज्यामिति के रूप में क्या होते हैं, अव्यवस्थित रूप से प्रेजेंट होता है। ये फिक्स नहीं है कि एक सर्किल के अंदर मौजूद हो, इधर साइड में भी इधर से लेफ्ट साइड में ऊपर कंडीशन में यूं इस प्रकार से आपको ये लिखे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये ऐसे लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार से वो क्या कह सकते हैं, व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कह सकते हैं क्या कि इसके अंदर जो उपस्थित अवयवी कण है ब्लैक रेड एक निश्चित पैटर्न के आधार पर क्या इसके अंदर व्यवस्थित है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इनके व्यवस्थित होने का पैटर्न बिल्कुल निश्चित नहीं है। तो उस स्थिति में हम कह रहे थे कि वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था रखते हैं वे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं रखते हैं ऐसे ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और समदैशिकता और विषमदैशिकता क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इन्हीं के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हीं के गुण होते हैं। तो देन उस स्थिति में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि विषमदैशिकता जो है वो क्या होता है और समदैशिकता जो है वो क्या होता है। तो देखो, जब इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को आप देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को जब आप यहाँ से एनालाइसिस करते हैं तो क्या बात है क्या कि जब हमने इसमें प्रकाश पुंज गुजारा, क्या गुजारा, इसमें प्रकाश पुंज हमने गुजारा एक निश्चित डायरेक्शन में। ठीक है, ये
लेकिन हमने जैसे इसकी भिन्न भिन्न दिशाओं से इसको अध्ययन करने का प्रयास किया, भिन्न भिन्न दिशाओं से इसको जानने का प्रयास किया, तो उस स्थिति में हमने प्रकाश पुंज ए और बी इस दिशा में, दूसरा प्रकाश पुंज हमने इस दिशा में इसमें गुजारा। उस स्थिति में क्या देखा हमने कि इसमें उपस्थित जो अवयवी कण है वो सभी के सभी क्या नजर आ रहे हैं, हमें असमान नजर आ रहे हैं। यहाँ से प्रकाश पुंज को गुजारा गया तो प्रकाश पुंज को इस दिशा में ब्लैक अवयवी कण मिला, उससे आगे जाने पर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड। इस प्रकार से ये क्या है, असमान अवयवी कण हमें क्या आ रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और आप लोग जान रहे हैं क्या कि अगर अवयवी कण अलग अलग है तो उन अवयवी कणों के भौतिक गुण भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो देन उस कंडीशन में इनके भौतिक गुणों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। और उसी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विषमदेशिकता की क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, जब किसी कृष्णीय ठोस के भौतिक गुणों का अध्ययन अलग अलग दिशाओं से किया जाता है, ठीक है, तो उनके जो भौतिक गुण हैं वो हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। और उनके अंदर इस भिन्नता के कारण कैसा गुण आ जाता है, विषमदेशिकता का गुण आ जाता है। और ऐसे जो कृष्णीय ठोस होते हैं उन्हें विषमदेशिक कृष्णीय ठोस कहते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं क्या कि जब कृष्णीय ठोसों के ठोसों के कुछ गुण से मतलब इनके फिजिकल कैरेक्टर्स, जैसे अपवर्तनांक, प्रतिरोध, इनका रंग, इनका आकार, इसकी बात कर रहा है। तो जब कृष्णीय ठोसों के कुछ गुण कौन से हो गए, भौतिक गुण, का अध्ययन अलग अलग दिशाओं से किया जाता है, तो इनके मान व गुणों में विषमता से मतलब भिन्नता पाई जाती है। इसे विषमदेशिकता कहते हैं। और इनका ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, विषमदेशिक कहलाता है या फिर पाई जाती है। इसे विषमदेशिकता व यह गुण विषमदेशिक कहलाता है। अब स्थिति क्या आ रही है कि सोचने योग्य बात है क्या कि ये विषमदेशिकता का गुण हमें पाया क्यों जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से क्या कि विषम जो कृष्णीय जो ठोस होते हैं उनमें विषमदेशिकता का ही गुण क्यों पाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो कृष्णीय ठोस होते हैं उसमें यहाँ भाग लेने वाले अवयवी जो कण होते हैं वो सभी कण क्या होते हैं, असमान होते हैं। या कहने का मतलब एक असमान पैटर्न में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि प्रकाश पुंज है ए और बी, इसके रास्ते में आने वाले सभी कण प्रकाश पुंज ए बी के रास्ते में आने वाले अवयवी कण या पार्टिकल्स असमान होते हैं, जिसके कारण ये विषमदेशिकता दर्शाता है। सीधी बात पड़ी है कि जब प्रकाश पुंज के रूप में बताया गया ए बी, प्रकाश पुंज को किसी
ठोस या क्रिस्टलीय ठोस से गुजारा जाता है तो उसके रास्ते में आने वाले अवयवी कण क्या होते हैं, असमान प्रतीत होते हैं, भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण इनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं और उसी वजह से ये क्या दर्शाते हैं कि समदैशिकता दर्शाते हैं। बात करें समदैशिक पदार्थों की, समदैशिक पदार्थ जो होते हैं उनका जब अध्ययन किया जाए उस स्थिति में क्या पाते हैं कि जब प्रकाश पुंज को इनके मध्य से गुजारा जाता है, प्रकाश पुंज को इनके मध्य से गुजारा जाता है तो यहाँ से प्राप्त होने वाले जो अवयवी कण है वो कुछ हद तक क्या होते हैं, हमें एक समान प्राप्त होते हैं, इक्वल से प्राप्त होते हैं। एंड देन उस कंडीशन में इनके भौतिक जो गुण होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। इनके भौतिक जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, एक तरीके से समदैशिकता दर्शाते हैं या इस गुण को क्या कहते हैं, समदैशिक गुण कहते हैं। साधारण सी बात है, जब हम लोग एक प्ले ग्राउंड में या कहने का मतलब प्रेयर जो अपना प्रार्थना सभा होती है उसके अंदर हम लोग जो भी सीक्वेंस में विद्यार्थियों को एडजस्ट करते हैं कि भैया 9th क्लास का ग्रुप, 10th क्लास का ग्रुप, 11th क्लास का ग्रुप, 12th क्लास का ग्रुप, बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग, तो हम उसमें इंडिकेट कर लेते हैं। दूसरे में देखने में पता चलता है कि बॉयज़ को अलग एडजस्ट किया गया है, गर्ल्स को अलग एडजस्ट किया गया है, ठीक है। पीछे की तरफ देखते हैं तो 9th क्लास के स्टूडेंट जो उनको अलग व्यवस्थित किया गया है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को अलग अलग व्यवस्थित किया गया। तो उसमें क्या आ रहा है कि 9th क्लास के स्टूडेंट है सभी 9th के हैं, 10th वालों को देखते हैं सभी 10th के हैं, 11th वालों को देखते हैं तो 11th के हैं। तो क्या हुआ कि एक तरीके से इनकी जो क्लास मैच है वो तो क्या है, एक तरीके से सिमिलर आ रही है ना, ये एक सीक्वेंस में बैठे हुए जो स्टूडेंट हैं एक रो में एक ग्रुप में आप लोग जब उसके अंदर एनालिसिस करते हैं तो वहाँ से क्या पाते हैं कि सभी स्टूडेंट अगर 9th क्लास के हैं तो समान गुणवत्ता वाले हो गए, सभी विद्यार्थी अगर 10th क्लास के हैं तो वो समान गुणवत्ता वाले हो गए, सभी विद्यार्थी अगर 11th क्लास के हैं तो सभी समान गुणवत्ता वाले हो गए। उसमें सभी विद्यार्थियों जब आप क्लास के बारे में पूछेंगे आप कौन सी क्लास के हैं तो वो सभी प्रत्येक स्टूडेंट जो है अपनी क्लास का अनाउंस करेगा कि भैया मैं 9th क्लास का हूँ, 10th क्लास का हूँ। तो उससे क्या मतलब चल रहा है कि एक ग्रुप में उपस्थित सभी अवयवी कण क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। और जब इसका आप लोग मतलब प्रकाश पुंज के माध्यम से एनालिसिस करेंगे, एक्स किरण विवर्धन जो मेथड होता है उसके माध्यम से इसमें प्रकाश पुंज को प्रभावित किया गया तो उस कंडीशन में एनालिसिस करेंगे तो प्रत्येक जो कण है उसके जो भौतिक गुण है उनमें क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। एंड देन उस समानता के कारण ही इसमें कैसा गुण पाया जाता है, समदैशिकता का गुण पाया जाता है और ये कैसे ठोस कहलाते हैं, समदैशिक ठोस कहलाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी स्थिति क्या कि समदैशिकता पाई किसमें जाती है, एक क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि जब एक क्रिस्टलीय ठोसों में जब एक क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ गुण कौन से हो सकते हैं, भौतिक गुण हो सकते हैं, ठीक है, का अध्ययन या मापन अलग अलग दिशाओं से करने पर अलग-अलग दिशाओं से करने पर इनके मान व गुण समान प्राप्त होते हैं, समान प्राप्त होते हैं। इनके इस गुण में इनके समान प्राप्त होते हैं, इनकी इन गुणों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। इसे समदैशिक व इनके इस गुण को या इनके यह जो गुण है वो कौन से गुण कहलाते हैं, समदैशिक। इनके यह गुण समदैशिक गुण कहलाते हैं, ये समदैशिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। बात करें क्या रीजन क्या है, कारण क्या है कि ये जो है एक्चुअली को समदैशिक गुण दर्शाते हैं। उसमें कह सकते हैं कि प्रकाश पुंज के रास्ते में आने वाले सभी अवयवी जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। समान अवयवी कणों के कारण क्या पाई जाती है, इसमें समदैशिकता का गुण देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाले वीडियो पे लोग चलते हैं।
लीजिए बात को मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए आगे विषमदैशिकता और समदैशिकता को पढ़ने के बाद में हम अब जो कंप्लीट चैप्टर का अवस्था है, ठीक है, वो केवल एक ही बिंदु पे डिपेंड करता है। उस बिंदु के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अध्ययन करते हैं। देखिए क्या कहता है वो, हमने समदैशिकता और विषमदैशिकता के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे का जो बिंदु है उसमें हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका वर्गीकरण। ठीक है, अब क्यों पढ़ा है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में? क्योंकि अपना जो ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसमें आगे जो भी बिंदु हम लोग पढ़ेंगे वो प्रत्येक बिंदु या पूरा का पूरा जो कंप्लीट चैप्टर है वो केवल एक ही शब्द पर डिपेंड करेगा, वो होगा क्रिस्टलीय ठोस। उन्हीं से संबंधित टोटल हम लोग जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे पूरे चैप्टर में, केवल इसी से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसको अध्ययन करने के लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है, हमें इसके वर्गीकरण की हमें आवश्यक्ता है, जिससे भी काफ़ी टाइम क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आपसे, जानकारी इसके बारे में मांगी गई है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो मैं कहना चाहूँ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसमें कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। सबसे पहले बात करूंगा एक तरीके से आयनिक ठोस, नंबर 2 बात करूंगा धात्विक ठोस, नंबर 3 बात की जाए यहाँ पे सहसंयोजक या फिर आप इनको कह सकते हैं नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। और नंबर 4 जो आ रहा है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे अध्ययन करना चाहिए इसमें आणविक ठोस। यहाँ जो 4 ठोस आपको दिए गए हैं, इन 4 ठोसों के अंदर हम इनको इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उसके आधार पर इनका तुलनात्मक क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इनको डिफाइन करना चाहिए, इनको परिभाषित करना चाहिए कि आयनिक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। वन बाय वन इनका एक कैरेक्टर है, उससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तरीके से उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, अवयवी जो कण हैं, उनसे संबंधित क्या करें हम लोग तरीके से जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले बात करें अवयवी कण, उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को मालूम है कि प्रत्येक ठोस जो है वो अलग अलग अवयवी कणों से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। तो यहाँ बात करें हम लोग आयनिक ठोस जो होते हैं वो उसमें उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, धात्विक जो ठोस होते हैं उसमें उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क जो ठोस होते हैं उनके अवयवी कण क्या होते हैं, और आणविक जो ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण क्या मौजूद होते हैं। तो देखो वन बाय वन इनको स्टडी करने का प्रयास करें। सबसे पहले कहूँ मैं क्या कि
आयनिक ठोस, आयनिक आयन शब्द आते ही हमें ध्यान होना चाहिए कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है वो अलग अलग आयनों में अगर वो टूट रहा है या फिर एक तरीके से धनायनों और ऋणायनों से अगर मिलकर के बना है, कैटायंस और एनायंस से मिलकर के बना है, तो एक प्रकार से कैसा ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है। मीन्स मैं कह सकता हूँ क्या कि वे पदार्थ या वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। इनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। इट मीन्स एनायन एंड कैटायन हो सकते हैं, धनायन और ऋणायन हो सकते हैं। ऐसे जो ठोस होते हैं वो कौन से ठोस होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूँ क्या कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें उपस्थित अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। एनायन और कैटायन हो सकते हैं, धनायन और ऋणायन हो सकते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर ऐसे जो ठोस होंगे वो कैसे ठोस होंगे, आयनिक ठोस कहलाते हैं। बात करें दूसरी क्या, धात्विक ठोस। दूसरी किसकी बात करें, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस, धातु मतलब मेटल, ठीक है, तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी जो कण होते हैं वो धातु परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, एक तरीके से धातु परमाणु होते हैं। ऐसे जो ठोस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। अर्थात जिनके अवयवी कण या कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं या धातु परमाणु होते हैं। ऐसे जो ठोस होते हैं क्या होते हैं, एक तरीके से धात्विक ठोस होते हैं। इसके बाद में हम लोग अध्ययन करें इसके बारे में, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की बात करें तो देखो इससे जस्ट विपरीत कंडीशन में वे पदार्थ या वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं। कौन से होते हैं, अधातु परमाणु होते हैं। वे सभी ठोस क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। और बात करें इसकी आणविक ठोस की, तो जिनके अवयवी कण अणु होते हैं या फिर परमाणु होते हैं वे सभी क्या होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस के अंदर इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है, वो अणु भी हो सकते हैं और बहुपरमाणु भी हो सकते हैं। एक सिंगल परमाणु की बात नहीं कर सकते। आपको बहुपरमाणु जो कंडीशन है उसकी बात करें, जैसे सल्फर जो होता है, B4 फास्फोरस से होता है, उसके बारे में तो कह सकते हैं कि बहुपरमाणु जो अणु होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, जैसे आणविक ठोस की गुणवत्ता दर्शा सकते हैं। तो कह सकते हैं जिनके अवयवी कण कौन होते हैं, अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, बहुपरमाणु होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, तरीके से आणविक ठोस कहलाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्या, जिनके अवयवी कण आयन होते हैं आणविक ठोस होते हैं, जिनमें अवयवी कण धातु होते हैं धात्विक ठोस होते हैं, जिनमें अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं जैसे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं, और जिनके अवयवी कण अणु या फिर बहुपरमाणु होते हैं वे क्या होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। अब बात आ रही है दूसरे कैरेक्टर्स, दूसरे गुण की बात हम लोग यहाँ से करें इसमें। ठीक है, दूसरा जो गुण है वो क्या आ रहा है, इनमें आ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके मध्य लगने वाला आकर्षण जो बल है उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो बी बिंदु आ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मींस FOA के रूप में पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल। देखिए सबसे पहले बात करें कि आयनिक जो ठोस होते हैं इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, कैसा आकर्षण बल इसमें कार्य करता है। तो आप लोगों को मालूम है क्या कि आयनिक जो ठोस होते हैं धनायनों और ऋणायनों से मिलकर के बने होते हैं, और धनायनों और ऋणायन कैटायंस और एनायंस के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कहलाता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आयनिक जो ठोस होते हैं, ठीक है, उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। कौन सा होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कौन सा होता है, आकर्षण बल। कौन सा, स्थिर वैद्युत। किसके कारण होता है, एक तरीके से आयनों के मध्य उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के कारण, या फिर आयनों पर उपस्थित जो आवेश होता है उसके कारण ऊपर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कौन सा होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। मींस आयनिक ठोसों में कैसा आकर्षण बल कार्य करता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। नंबर 2 आ रहा है बी। ठीक है, आप लोगों को मालूम है क्या ये किससे मिलकर के बना है, धातुओं से। तो देन उस कंडीशन में धातुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा होगा, धातु। या क्यों, क्योंकि इनके मध्य उपस्थित यहाँ तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, तरीके से धनायन और ऋणायन के कारण आयनिक बल यहाँ मौजूद होंगे। उस स्थिति में यहाँ कौन से बल मौजूद होंगे, मैग्नेटिक
तब धात्विक बंध यहाँ पे उपस्थित होंगे, धात्विक बंध यहाँ प्रेजेंट होंगे और देन उस कंडीशन में इन धातु परमाणुओं के कारण लगने वाला जो आकर्षण बल है वो एक तरीके से धात्विक आकर्षण बल कहलाएगा, या फिर कह सकते हैं क्या कि धात्विक बंध जो है, ठीक है, उसी के कारण लगने वाला जो आकर्षण बल है या फिर धात्विक आकर्षण बल क्या रहता है, इनके मध्य कार्य करेगा। इसी प्रकार से सहसंयोजक या नेटवर्क जो ठोस होते हैं वो होते हैं अधातु परमाणु, ठीक है, और इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, ठीक है, वो एक तरीके से अधात्विक बंधों के कारण होता है, अर्थात अधात्विक आकर्षण बल यहाँ पे कार्य करता है। इसके कारण होता है अधात्विक बंध, ठीक है, और अधात्विक बंधों के कारण होने के कारण ही इनमें लगने वाला अधात्विक आकर्षण बल क्या करता है, यहाँ से कार्य करता है। बात कर रहे हैं इसकी आणविक ठोस की, और आणविक जो ठोस होते हैं इनके मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है वो कौन सा होता है, वान डर वाल बल कार्य करता है। बल जो है वो क्या करता है, इनके मध्य कार्य कर रहा है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, उस स्थिति में देखते हैं क्या कि आयनिक जो ठोस होते हैं उनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इनके मध्य कैसे बंध पाए जाते हैं, आयनिक बंध पाए जाते हैं। कैसे बंध पाए जाते हैं, आयनिक बंध, और आयनिक बंधों पर लगने वाला जो आकर्षण बल कौन सा होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। यहाँ पर जो धात्विक ठोस होते हैं इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं, इनमें धातुओं के मध्य लगने वाला धात्विक आकर्षण बल यहाँ पे क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ पर अधात्विक बंध पाए जाते हैं, इसलिए इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है कैसा होता है, अधात्विक आकर्षण बल होता है। इट मीन्स जो आणविक ठोस होते हैं ये अणु और परमाणु होते हैं, इट मीन्स इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कैसा होता है, वान डर वाल बल कार्य करता है। इसी प्रकार से तीसरे गुण की बात करेंगे, तीसरे गुण की बात की जाए, ठीक है, उस स्थिति में तीसरा जो करैक्टर है वो यहाँ पढ़ सकते हैं हम लोग, इनके गलना है वो पढ़ रहे हैं हम लोग किसके बारे में, चालकता के बारे में। बात करें चालकता की, तो चालकता क्या है, आप लोगों को मालूम है कि आयनिक जो ठोस होते हैं उनमें चालकता का मुख्य कारण है, या चालकता का मुख्य कारण होता है इसमें उपस्थित आयन। उस स्थिति में वो कह सकते हैं क्या, आयनिक जो ठोस होते हैं वो गलित अवस्था में क्या दर्शाते हैं, चालकता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, चालकता दर्शाते हैं। क्यों? एक ठोस है, जब इसको इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो इसमें प्रवाह नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सी अवस्था में मौजूद है, सॉलिड में। लेकिन जैसे इसको हमने इसका आयंस को तोड़ा, इसको ब्रेक किया या फिर ये गलित अवस्था में उपस्थित हुए, उस कंडीशन में इनमें विद्युत धारा का क्या हो सकता है, प्रवाह हो सकता है। इनमें गलित अवस्था में क्या दर्शा सकते हैं, चालकता दर्शा सकते हैं। बात करें धात्विक ठोस होगी, धात्विक जो ठोस होते हैं उनमें आयंस मौजूद होते हैं, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये क्या दर्शाते हैं, चालकता दर्शाते हैं। आपको मालूम है कि Fe आयन एक धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक आयन से दूसरे तीसरे चौथे धातु आयन के पास या धातु परमाणु के अवयवी के पास गति करेंगे। तो उस स्थिति में इनमें क्या हो जाएगी, चालकता आ जाएगी। कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो धात्विक चालक होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, चालकता दर्शाते हैं। धात्विक जो ठोस होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, चालकता दर्शाते हैं। बात करें इसकी सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस की। सहसंयोजक और जो नेटवर्क ठोस होते हैं, ठीक है, इनकी जो चालकता होती है वो सबसे पहले तो न के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ये कैसे परमाणु होते हैं, अधातु। दूसरी बात, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न के बराबर होते हैं, बहुत कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और देन उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, लो होती है, बहुत कम होती है। कहने का मतलब ये चालकता न के बराबर दर्शाते हैं। जैसे हीरा, ठीक है, फुलरिन, इनमें क्या नहीं पाई जाती, चालकता नहीं पाई जाती। हाँ, बात करें एक्सेप्शनल कंडीशन ग्रेफाइट की, उसमें चालकता पाई जाती है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो उसका अपवाद है, उसको आप इसके साथ एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। बात करें आणविक ठोसों की, तो आणविक जो ठोस होते हैं इनकी चालकता का मान भी क्या होता है, लो होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। उस स्थिति में नंबर 4 जो कैरेक्टर है इसका, उसकी बात हम लोग यहाँ से करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा, नंबर 4 जो है, बात करें नंबर 4 में इसके गलनांक व क्वथनांक की। देखिए गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आप लोगों को मालूम है स्थिर विद्युत आकर्षण कार्य कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स यहाँ कार्य कर रहा है। इट मींस इसके जो गलनांक और क्वथनांक होंगे आयनिक ठोस के, वो क्या होंगे, मैक्सिमम अधिक होंगे। धात्विक जो ठोस होंगे इनके भी गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, एक तरीके से मैक्सिमम होंगे, ठीक है। लेकिन सहसंयोजक
और आणविक जो ठोस होते हैं उनकी बात करें तो सहसंयोजक ठोस है, ये भी एक तरीके से टफ होते हैं, कठोर होते हैं, और देन उस कंडीशन में इनका जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो हाई मैक्सिमम होता है, मतलब उच्चतम और अधिकतम होता है। कहने का मतलब इन दोनों की तुलना में इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो अधिक होता है। इसी वजह से सहसंयोजक का जो नेटवर्क ठोस होते हैं वो अत्यधिक कठोर होते हैं। या फिर यहाँ से देखते हैं जैसे हीरा है, ठीक है, एक तरीके से जो डायमंड होता है वो अत्यधिक कठोर क्यों होता है, क्योंकि उसमें कौन से आवन पाए जाते हैं, सहसंयोजक आवन पाए जाते हैं, कोई प्रकार से नेटवर्क ठोस होते हैं, उसी कारण के गलनांक और क्वथनांक होते हैं क्या होता है, अलग होते हैं। जबकि बात करें आणविक ठोसों की, ठीक है, तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन सभी की तुलना में लो होते हैं। कहने का मतलब इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो एक तरीके से लोअर कंडीशन में होते पाए जाते हैं। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल से, तो देखिए 500 गुण कैरेक्टर आता है इनका, उसकी बात करें हम लोग कि इनको पहचानेंगे कैसे, कि दिया गया जो ठोस है वो कैसा ठोस है, ठीक है, यहाँ से कुछ एग्जाम में समरी बना करके आपसे पूछ लिया जाता है क्या, 2 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल आपको लिख करके दे दिए जाते हैं और कह दिया जाता है क्रिस्टलीय ठोसों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, ठीक है, या आणविक गुणों के आधार पर क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए आणविक गुणों के आधार पर। तो देखिए यहाँ बात करें हम लोग आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या पाएंगे, फिर मतलब ठोस क्रिस्टलीय ठोस लेंगे हम जिनके अंदर क्या मौजूद होंगे, आयन्स मौजूद होंगे। जैसे हमने लिया NaCl, KCl, ठीक है, इसी प्रकार से बात करें हम लोग इसकी ZnS, ठीक है, आपको मालूम है कि Na प्लस है, Cl माइनस है, K प्लस Cl माइनस, Zn प्लस और S माइनस। तो डिफरेंस क्या हुआ कि इनमें सभी में क्या पाए जा रहे हैं, एनायन और कैटायंस पाए जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनको देखने में क्या प्रतीत होना चाहिए, ये कैसे ठोस है, आयनिक ठोस। इसी प्रकार से बात करें इसकी धात्विक ठोस की, धात्विक ठोस के अंदर Cu, Ag, Fe, ठीक है, ये जो सभी मेटल्स होते हैं जितने भी धातु हैं, Zn, ठीक है, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। फिर बात करें इसकी सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस की, तो सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस के अंदर अध्ययन करने के सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इसमें उपस्थित जो विभीकरण है वो है क्या। मैंने पहले बताया था कि अधातु मीन्स जैसे कार्बन कार्बन, सिलिकन सिलिकन, ये सभी क्या अधातु परमाणु, तो इनसे मिलकर के बने हुए जो पदार्थ, जैसे क्या आप लोग बात करते हैं अपना जो डायमंड होता है उसके अंदर उपस्थित जो सभी अवयवीकरण जो होते हैं वो कौन होता है, कार्बन 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 की बहुत की श्रृंखलाएं या बहुत मॉलिक्यूल इसके अंदर जुड़ करके क्या करते हैं, एक तरीके से सहसंयोजक ठोस का निर्माण कर लेते हैं, फिर सहसंयोजक आवन निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जैसे कहिए सिलिकन सिलिकन, ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड अगर उपस्थित हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एक तरीके से सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं या सहसंयोजक ठोस होते हैं। या फिर कह सकते हैं कि इनके अंदर अधातु अधातु क्या होता है, आपस में बंध बना करके उपस्थित होते हैं। बात करते हैं आणविक ठोस की, जिनके अंदर क्या होते हैं, अणु प्रेजेंट होता है, एक तरीके से अणु यहाँ उपस्थित होता है। जैसे बात कर लिया हम लोगों ने H2O, CO2, CS2, ये सभी क्या होते हैं, एक तरीके से आणविक ठोस होते हैं। या फिर जैसे I2, ठीक है, S8P4, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तरीके से आणविक ठोस के क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखने पर आसानी से पता चलता है क्या दिया गया है, जो एग्जाम्पल है वो कौन से ठोस का है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यू पार्टिकल्स के एग्जाम्पल्स के बिना आपको लिख करके दे दिए जाते हैं ग्रुप बना करके, और इसमें से क्या देता है कि इनके अंदर से शॉर्ट आउट कीजिए, इनको ठोसों को उनके गुणों के आधार पर या इनमें उपस्थित अवयवीकरणों के आधार पर या इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बलों के आधार पर आप इनको क्या करें, यहाँ से शॉर्ट आउट कीजिए, इनको छाटिए, इनको अलग अलग कीजिए। ऐसा छोटा क्वेश्चन यहाँ पे बनकर के आपके सामने आया है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद अध्ययन करते हैं क्या, इनका डिवाइडेशन करने के बाद में हमारे पास एक महत्वपूर्ण बात होती है आणविक ठोस की। हमारी जो सिलेबस है उसमें आणविक ठोस को भी 3 भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। उसके बारे में हम लोग इसके बाद में अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं कि आणविक जो ठोस होते हैं वो क्या, उनकी जो गुण है उनके आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार इसको डिवाइड किया गया है, उससे संबंधित जानकारी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्राप्त करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, फिर देखिए। आणविक ठोस जो होते हैं वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पोलर, इट मींस ध्रुवीय, ठीक है। नंबर 2 की बात करें
हाइड्रोजन बॉन्डेड, इट मींस हाइड्रोजन बंधित। ठीक है, अब देखिए बात करें इनके कैरेक्टर्स की, इनकी गुणवत्ताओं की, या इन तीनों की गुणवत्ता जो है उसके संबंध अगर हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे, मुख्य रूप से इन 4 कैरेक्टर्स को हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। 4 कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले जो इसका कैरेक्टर है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं एक को। देखो ध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होते हैं, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वे आणविक ठोस जो ध्रुवीय मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, जिनके अंदर एक तरीके से ध्रुव प्रेजेंट होता है, वो पोलर कंडीशन में होते हैं, उनकी जो अवयवी कण है वो धनायनों ऋणायनों से जुड़ करके तो ध्रुव का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, जिनके लिए डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण का मान कभी भी क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता। ये सभी क्या होते हैं, तो ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस कंडीशन में कह सकते हैं क्या कि ध्रुवीय आणविक जो ठोस होते हैं वे क्या होते हैं, ध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, इससे बने होते हैं, ध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं। ध्रुवीय अणु आप लोग जानते हैं, सीधी सी बात है क्या कि भैया वे पार्टिकल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है, जो अलग अलग जो परमाणु उसमें उपस्थित होते हैं, एक पर धन आवेश जनरेट होता है, दूसरे पर ऋणावेश जनरेट होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट के कारण, इसलिए वो दो ध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, दो पोल की भांति व्यवहार करते हैं। उस कंडीशन में वे जो अणु होते हैं क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। दूसरी बात कहना चाहें कि जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण इट मींस डाइपोल मोमेंट म्यू इज नॉट 0 कभी भी शून्य नहीं होता, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन्हीं से मिलकर के बने हुए जो ठोस होते हैं वो कौन से होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। बात करें नेक्स्ट नंबर की, नॉन पोलर, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वे आणविक ठोस जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, बने इनके लिए डाइपोल मोमेंट का मान शून्य होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन पोलर एक तरीके से मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर समान विद्युत ऋणता के परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए वे बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हो सकते जब तक इसमें बाहरी कोई गतिविधि नहीं दर्शाई जाए या बाहरी एक्टिविटी या दूसरा कोई समूह स्प्रेड नहीं किया जाए, तब तक वे उन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, और उनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि अध्रुवीय आणविक जो ठोस होते हैं वे ठोस होते हैं जो कि अध्रुवीय अणुओं से क्या होते हैं, मिलकर के बने हुए होते हैं। तो अध्रुवीय अणु कौन होते हैं, जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य। बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड या हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, कह सकते हैं कि वे आणविक ठोस जो हाइड्रोजन बंध से बंधित अणुओं से या परमाणुओं से मिलकर के क्या होते बने हुए होते हैं। उस स्थिति में देखो जैसे हम लोग बात करें F, O और N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके मैक्सिमम जो यौगिक होते हैं, मुख्य जो कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली कंडीशन में हाइड्रोजन से युक्त होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से जुड़ करके ये क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं FON युक्त अणु जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वे क्या दर्शाते हैं, एक तरीके से वे कैसे ठोस होते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। इनके मध्य रखने वाले आकर्षण बल का जब अध्ययन किया जाए, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं क्या ध्रुवीय जो ठोस होते हैं, ध्रुवीय जो ठोस होते हैं, ठीक है, उसकी बात करें, ध्रुवीय जो ठोस होते हैं उनकी बात जब ध्यान में की जाए तो उनके मध्य क्या पाए जाते हैं, दुर्बल वायरवाल बल पाए जाते हैं, दुर्बल वायरवाल बल क्या करते हैं, इनके मध्य कार्य करते हैं। जब बात करें अध्रुवीय ठोस तो उस कंडीशन में कह सकते हैं हम लोग द्विध्रुव
ध्रुव आकर्षण बल क्या करता है, वहां कार्य करता है। द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है और वहां पर हाइड्रोजन आबंध वहां बने होते हैं। देन उस कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोजन जो प्रबल हाइड्रोजन आबंध होते हैं वो कार्य करते हैं। प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट प्रेजेंट। बात करें कि चालकता, ठीक है, ये क्या होता है एक तरीके से चालक, ये भी क्या होता है चालक और ये भी क्या होता है कुचालक। तीनों के तीनों जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसा गुण दर्शाते हैं, कुचालकता का गुण दर्शाते हैं। ठीक है, अंदर बात करेंगे एग्जांपल्स की। ठीक है, तो ध्रुवीय मॉलिक्यूल हमें दे रखे हैं। ठीक है, उस स्थिति में तो हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कैसे क्या है क्या एक तरीके से। एक मिनट थोड़ा सा इसमें शायद मिस्टेक है, यहाँ दुर्बल वाल बॉन्ड जो होते हैं वो तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं और द्विध्रुव आकर्षण बल। और देख लीजिए इसको, द्विध्रुव आकर्षण बल और यहाँ पा सकते हैं दुर्बल वाल। ठीक है, ये भी कुचालक होते हैं, ये भी कुचालक होते हैं, ये भी क्या होते हैं कुचालक। तो स्थिति में बात करें कि पोलर या ध्रुवीय जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसके अंदर से बात कर लें हम लोग। जैसे HCl, H2O, ठीक है, NH3, ये सभी क्या होते हैं एक तरीके से ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ बात करें Cl2, H2, Br2, ठीक है, CCl4, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सभी क्या होते हैं एक तरीके से अध्रुवीय होते हैं। एंड देन ये कैसे होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात की जाए तो यहाँ से हम लोग बात करें इसमें से H2O, ठीक है, NH3, HF, ठीक है, ये जो है क्या होता है हाइड्रोजन बंधित क्या होते हैं आणविक ठोस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं तो एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं इनका डिवाइडेशन है। इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे संबंधित दूसरा जो क्वेश्चन होता है उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल जो है उनसे संबंधित और इनसे मिलकर के बने हुए जो अवयवी कण हैं या इनसे अवयवी कणों से मिलकर के बने हुए जो आणविक ठोस हैं उनके नाम पूछ करके नाम देकर के उनसे संबंधित उनकी गुणवत्ता के बारे में क्या जानकारी होगी जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपने टॉपिक का समापन करते हैं। नेक्स्ट कल जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो इनकी लिपिड संतुलन से संबंधित जो है इनकी जो एकक कोशिकाएं हैं यूनिट सेल्स जो होती हैं अवयवी कणों की या एक तरीके से क्रिस्टलीय ठोसों की उनसे संबंधित उनके पैरामीटर्स हैं उनसे संबंधित हम लोग क्या करेंगे जानकारी प्राप्त करेंगे।